So very good morning once again. We are to revise lesson number 8, the prairies, the treeless grasslands or question answers. Today we are to discuss. So first of all, the question is define grasslands. Define grasslands. The grasslands are the large plains of grass. बहुत बड़े ग्रास के प्लेन्स होते हैं, ऐसा प्लेन एरिया जहाँ पे घास उगाया जाता है. There are few trees and bushes. बहुत से bushes, trees जो हैं इस पे नहीं उगते हैं, बहुत कम होते हैं. There are two types of grasslands. दो तरह की grasslands होते हैं, tropical and temperate. हमने जो लेसन पढ़ा है वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स का है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे. टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेरीज है, पंपाज है, वेल्ड है और देन स्टेपीज, डाउन्स, ये सारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. सिर्फ एक ही ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में थोड़ा सा हिंट है, जिसको सवानास कहा जाता है, वो अफ्रीका में मिलते हैं. ज्यादातर ग्रासलैंड्स जो है टेम्परेट ग्रासलैंड्स है. क्लियर? नेक्स्ट, इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड are most of the grasslands located? कौन से रीजन में ग्रासलैंड्स जो हैं ज्यादा होते हैं? Most of the grasslands of the world are found in the temperate zone. Just now I told you कि ज्यादातर grasslands जो है temperate grasslands है, temperate zone में मिलते हैं. This area usually has hot summers and cold winters. ऐसा एरिया जो है यहाँ पे गर्मियां गर्म होती हैं और सर्दियां जो है वो ठंडी होती है. क्लियर? नेक्स्ट इज, these grasslands are known by different names in different continents. इन grasslands को अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर. क्लियर? नेक्स्ट इज, नेम एनी 3 states of USA which are in prairies region. आप कोई से भी लिख सकते हो, मैंने इजी वाली लिखी है, टेक्सास, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा एंड मोंटाना. आप कोई सी भी इजी वाली लिख सकते हो. अगर आपको ये नहीं लिखना है, इफ यू चेंज द, आपको वर्डिंग किसी भी क्वेश्चन की डिफिकल्ट लिखती है तो यू कैन राइट इन सिंपल वर्ड्स ऑल्सो. बेटे ये नहीं कि मैम ने ऐसा लिखाया तो हमने भी ऐसा लिखना है. यू कैन राइट योर ओन व्यूज ऑल्सो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कैसे आप चेंज कर सकते हो. सी, व्हाई प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड? प्रेरीज को व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहते हैं? प्रेरीज आर कॉल्ड द व्हीट बाउल ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू दीज रीजन. नंबर 1, देयर आर लार्ज व्हीट फार्म्स इन दिस रीजन. इस रीजन में बहुत से लार्ज फार्म्स हैं. द व्हीट इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज क्वांटिटी हियर. बहुत ही क्वांटिटी में व्हीट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होती है. The wheat of this region is exported to many countries. बहुत सी कंट्रीज में इस व्हीट को एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है दूसरी कंट्रीज में. So in this way, ये तो वैसे बहुत इजी है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो. many wheat farms are found in prairie region. A lot of wheat is produced in this region and this wheat is exported to many countries. That's why prairies are called the wheat bowl of the world. कोई सी भी आप लैंग्वेज लिख दो, there is no harm. मीनिंग क्लियर होना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट इज, व्हाट इज रैंच? अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था. रैंचेस आर द बिग कमर्शियल फार्म्स. कमर्शियल फार्म मतलब कॉमर्स के लिए, बिजनेस के लिए जिनको यूज किया जाता है. फार्म्स को बिजनेस के लिए यूज किया जाता है. वेयर एनिमल्स आर रियर्ड. रियर्ड मतलब पाले जाते हैं, जहाँ पर एनिमल्स को पाला जाता है. किस लिए? फॉर देयर मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. या आप इसको 2-3 लाइन्स में भी लिख सकते हो. रेंचेस आर बिग कमर्शियल फार्म्स. रेंचेस, इन रेंचेस एनिमल्स आर रियर्ड. एनिमल्स आर people look after the animals. कुछ भी लिख सकते हो. People use the milk. People use the milk and of these animals and milk product of these animals and meat is sold to different countries.
तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कुछ भी आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। Next is why animal rearing is restricted to the western part of prairies. Animal rearing क्यों restricted है वेस्टर्न पार्ट में? मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए एनिमल रियरिंग कहाँ होती है, प्रेरीज के वेस्ट वाली साइड पे, प्रेरीज की वेस्ट वाली साइड पे एनिमल रियरिंग होती है। और वो वहां पे ही फिक्स क्यों है? क्यों? Animal rearing is restricted to the western part of prairies because this area is hilly. Hills है, छोटी छोटी hills है वहाँ पे, और ये इतना ज़्यादा फर्टाइल नहीं है। बाकी बहुत फर्टाइल है, तभी इतने बड़े बड़े ग्रासलैंड्स हैं। यहाँ पे होते हैं थोड़ी बुशेस, ट्रीज होते हैं, लेकिन इतना फर्टाइल नहीं है, जिस कारण से एनिमल्स को वहाँ पे पाला जाता है। इसीलिए एनिमल्स वहाँ पे रियर किए जाते हैं, पाले जाते हैं। कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं? नेम 5 एनिमल्स। तो 5 एनिमल्स के नेम लिख दो। डॉग, फॉक्स, प्रेरी डॉग है यहाँ का, ओके, ये नहीं हमारे जैसे डॉग्स, प्रेरी डॉग्स, फॉक्स, बाइसन। बाइसन और एंटीलॉप्स जरूर लिखने हैं क्योंकि मेन एनिमल्स वही है। बाइसन चाहे एक्सटिंक्ट हो रहा है, बाइसन, एंटीलॉप्स, रेटल स्नेक्स आर फाउंड इन दिस रीजन। नेक्स्ट इज व्हाट आर साइलोज? साइलोज क्या है? साइलोज आर द टावर्स और पिट्स ऑन अ फार्म विच आर यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। साइलोज जो है फार्म के अंदर ही बड़े बड़े टावर्स होते हैं, या जमीन के अंदर पिट बना करके, या जमीन के ऊपर टावर बना करके, जिसके अंदर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, ग्रेन को संभाल करके रखा जाता है, उनको हम साइलोस कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लेसन नंबर 8. Now if you have any doubt you can ask me. I will stop sharing the screen. If you have any doubt you can ask me. रुचित श्रीवास्तव, हाँ जी बच्चे बोलो। मैम आई वांट टू आस्क दैट मैम स्कूल की शीट हम यूज कर सकते हैं एग्जाम में? Yes, yes, you can. ओके मैम। Yes, related to this chapter, if any doubt is there, Misbah, unmute yourself. मैम यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है इस चैप्टर का, व्हाई एनिमल रियरिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू द वेस्टर्न पार्ट, मैम इसका मतलब ये है कि एनिमल रियरिंग सिर्फ वेस्टर्न पार्ट में की जा सकती है और जगह में नहीं की जा सकती? हाँ जी, सिर्फ वहीं पे एनिमल्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि इसी एरिया में वो रेयर करें, इसी एरिया में वो पालें, इसी एरिया में वो काम करें। क्योंकि घास, बाकी जगह पे मैम प्लांट्स उगाने के लिए भी यूज की वो जा खराब सकती हो है जाता क्योंकि है वो ना। फर्टाइल है। हाँ, वहाँ पे ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं, नहीं तो एनिमल सारे खेत को खा जाएंगे, है ना। तो वो ओके मैम, वेस्टर्न पार्ट पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। थैंक यस, यू मैम। अवनी, अवनी डू यू वांट टू आस्क? बेटे जिन्होंने कुछ पूछना है वही हैंड रेज करें, अदरवाइज लोअर योर हैंड्स। मैम यस, इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी होता है फाइनेंशियल कंडीशंस, मींस जब हम लोग अपने सो now lesson number 15, great Indians is there. I hope you all have notebooks with you with pencil. Here first question is extra question. Write a short note on Rabindranath Tagore. Some of the students had not written. You are to write 5 points. एक बच्चे ने तो 2-3 pages लिख दिए थे। बेटे short note means you are to restrict word limit also. 5 points लिखने हैं और कोई भी 5 points लिख दो। और ये बेटर होगा कि उनकी लाइफ के बारे में, कि कब पैदा हुए, कब स्टडीज की, कब नोबेल प्राइज मिला, उनकी अचीवमेंट क्या है, तो ये सब हम शॉर्ट नोट में लिखते हैं। क्लियर? सो आंसर कैन वेरी। आई विल टेल यू, I had told you that you can write about the birth, about his education, इंग्लैंड में गए, नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए, और शांति निकेतन, विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई। सो यू आर टू राइट 5 points. Next is name a few achievements by APJ Abdul Kalam.
in the field of science and technology. आपने अचीवमेंट्स बतानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, क्या क्या अचीवमेंट्स थी. Number first, APJ Abdul Kalam made significant contribution to develop India's first indigenous satellite launch vehicle. अब्दुल कलाम सिग्निफिकेंट होता है इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया कि इंडिया का इंडिजिनस होता है अपनी कंट्री में बना हुआ. इंडिया में पहले हम दूसरी कंट्रीज के बने हुए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सिस्टम को यूज करते थे, लेकिन इन्होंने इंडिया में ही बने व्हीकल को लॉन्च किया. तो इनकी टीम थी पूरी, तो इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इसमें दी. He made India an exclusive member of Space Club. इन्होंने इंडिया को एक स्पेस में, मतलब हम लोग आगे नासा पे डिपेंड ही करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी टीम को इतना एनकरेज किया कि वर्ल्ड में भी अब स्पेस क्लब जो है तो उसमें इंडिया का नाम है, इसरो. क्लियर. नेक्स्ट इज he was responsible for the development of Agni and Prithvi missiles. जो मिसाइल्स बनाई इंडिया के अंदर, अग्नि, पृथ्वी, वो इनकी कंट्रीब्यूशन से ही बनी. He designed the state of art इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इन इंडिया. इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जो होता है, यानी कि वारफेयर होता है लड़ाई में लड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स या जो चीज़ें यूज होती हैं, हथियार यूज होते हैं, तो वो इन्होंने डिजाइन किए मिसाइल्स जैसे कि. क्लियर. ही मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट. सेल्फ रिलायंट मतलब अपने ऊपर आत्मनिर्भर कराया. ठीक है, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस प्रोडक्शन पे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाया. हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अब हम अपने ही सिस्टम्स बना सकते हैं. नेक्स्ट है वाई एपीजे अब्दुल कलाम इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. क्योंकि उन्होंने मिसाइल्स बनाई थी. अग्नि, पृथ्वी मिसाइल बनाने में ये इन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाई, और इसीलिए इनको मिसाइल मैन कहा जाता है. होमी जहांगीर भाभा कौन थे और उनकी क्या अचीवमेंट्स थी? होमी जहांगीर भाभा वाज एन इंडियन न्यूक्लियर फिजिस्ट. न्यूक्लियर फिजिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब्स या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव वे में बनाने के लिए पूरे अपनी लाइफ बिता दी, और इसीलिए उनको इंडिया के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम. उनकी अचीवमेंट्स क्या थी? ही वॉज द ब्रेन बिहाइंड द इंडियन एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम. इंडियन एटॉमिक रिसर्च जो है, एटम के ऊपर रिसर्च करना कि एटम्स को हम किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज करें, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था. और उन्होंने बहुत रिसर्च करने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बनाए. ही वॉज वेरी रिच, तो उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट भी बनाए जिनका नाम था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एंड ट्रॉम्बे एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिश. इन्होंने अपना घर भी दान में दे दिया था ताकि उसके अंदर भाभा रिसर्च सेंटर बन सके. नेक्स्ट, सोशल रिफॉर्म्स. सोशल रिफॉर्म्स मतलब होता है सोसाइटी के अंदर सुधार करना. कौन कौन से राजा राममोहन रॉय ने क्या किया? एक सोशल रिफॉर्मर थे राजा राममोहन रॉय. उन्होंने इंडियन वुमेन का स्टेटस इंप्रूव किया. सती सिस्टम, पॉलीगैमी. सती सिस्टम मतलब जब लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो लेडी को भी साथ में जल जाना पड़ता था. पॉलीगैमी, एक से ज्यादा शादियां करना. कास्ट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कास्ट के बेस पे किसी को छोटा या बड़ा मानना. चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की शादी कर देना. ये सारी जितने भी सोशल इविल से थे उनको अपनी सोसाइटी से दूर करने का यत्न किया. और उन्होंने ब्रह्मो समाज बनाया जिसमें मूर्ति की पूजा का विरोध करते थे. आइडल वर्शिप का मतलब होता है
मूर्ति की पूजा करना, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, स्टैचू होते हैं, स्टैचू के आगे है ना माथा टेकते हैं, तो इन्होंने उसका विरोध किया था। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अचीवमेंट ऑफ फॉर विच सीवी रमन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज? कौन सी अचीवमेंट थी? सीवी रमन एक ऐसे पर्सन थे जिनको साइंस के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। सीवी रमन was awarded the Nobel Prize for his discovery of change in wavelength of light known as Raman effect. लाइट की वेवलेंथ को में चेंजेस आती हैं, उस चेंज को इन्होंने ऑब्जर्व किया, रमन इफेक्ट उन्होंने इसका नाम दिया, और जिस कारण से इनको नोबेल प्राइज दिया गया। सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। अभी मैं आई वांट टू टेल यू फ्यू थिंग्स। नोबेल प्राइज जो है वो एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो सारे वर्ल्ड में से जो पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है उस पर्सन को दिया जाता है। और नेक्स्ट इज एनी अदर डाउट you have, you can ask me. Yes, Srishti, unmute yourself. मैम फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है वेवलेंथ। Wavelength. Wavelength is, beta I told you, लाइट की ना वेवलेंथ होती है, ये आप बड़ी क्लासेस में साइंस में पढ़ोगे। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन्होंने मेजर की थी